सुनाना शुरू करती हूँ। बेसमेंट में खड़ी अपनी गाड़ी निकालते हुए अरुण की निगाह नितिन की गाड़ी की ओर गई। रोज ही जाती है, मगर रोज ये सोचते हुए जाती थी कि इस गाड़ी को अच्छे दामों पर निकाल देना है। अच्छे दाम वाली बात पर कल देर रात विराम लग गया। अब गाड़ी नहीं बेचनी है। लौट कर आ रहा है नितिन। सितंबर 2006 की शुरुआत में नितिन अमेरिका गया था तो वहाँ रहता ही आया। एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स हासिल करता हुआ वह वहाँ काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गया था। उसकी नई व्यस्तता और संपन्नता के बारे में जब तब फोन आते रहते थे। राकेश बिहारी नमस्ते। उसी के बीच वो कहता, अरुण देख ठीक ठाक पैसे मिलें तो गाड़ी निकाल दे यार। अरुण इस ठीक ठाक पैसे पर अटक गया था। वैसे भी अरुण तो अरुण था, नितिन थोड़े ही था। उसके भीतर बाजार को अपने हिसाब से हासिल करने वाला आत्मविश्वास शायद नहीं था। नितिन कहता, यही तो बड़ा ढीला है यार। फिर कहता, कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना। सचमुच नितिन जैसे अरुण के कच्चे आत्मविश्वास की भरपाई था। वैसे भरपाई तो अरुण भी था उसके लिए। अरुण बहुत जीनियस था, मगर चुप्पा था। नितिन का एक हिस्सा था अरुण। अब इन दोनों हिस्सों के बीच अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच वाली दूरी थी। नितिन अमेरिकी आईटी उद्योग में मोटा पैसा कमा रहा था। अरुण उससे थोड़ा कम मोटा पैसा कमा रहा था यहाँ हिंदुस्तान में। उसकी पत्नी अर्पिता उसके कम कमाने की इस आदत से खुन्नस में रहती, मगर अरुण के हिसाब से वह बहुत कमा रहा था। चारों तरफ आईटी कंपनियों में कमाने वालों की जेब के माल को निकालने वाला बाजार फटा पड़ रहा था। बड़े शहरों का कायाकल्प हो चुका था। देखते देखते मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, मॉल्स, फ्लाईओवर्स वगैरह छा गए थे। चारों तरफ खुशबहार लोगों की भीड़ थी और देश का बाजार इस भीड़ में गले तक डूबा था। रानी सुमिता नमस्ते। अभी 2 हफ्ते पहले ही नितिन ने खुश होकर बताया था कि इरा भी अपनी हॉबी क्लासेस शुरू करने जा रही है। एक अच्छे एरिया में उसे जगह मिल गई है और वे एडवांस भी दे चुके हैं। मगर कल देर रात अर्पिता बेबी को सुलाकर कोई फिल्म देख रही थी और वह उस आधी रात को अपना तपता हुआ माथा ठंडा करने के लिए बाहर निकलने वाला था। अर्पिता गुर्राई थी, अपना फोन लेते जाओ। उसकी आवाज़ में हमेशा इतना विध्वंस होता था कि अरुण को उसके दांतों में फंसी अपने लिए आवाज़ सुनाई देती, गधे अपना फ़ोन लेते जाओ। मगर वह अप्रभावित रहना चाहता था। उसे हिकारतों की सहन पड़ गई थी। वह अपने काम में बहुत माहिर था, मगर और लोगों की तरह बेबाक और चुस्त नहीं था। वह घुटता था मगर बोलता नहीं था। वह सिर्फ नितिन से बोलता था, मगर आजकल तो उससे भी कुछ नहीं कहता। एक दूरी उन दोनों के बीच फैलने लगी थी। इन दिनों उसे लगने लगा था कि बेंगलोर की सारी ऊंची इमारतें उस पर गिरने वाली हैं और उसका मुंह एक प्लास्टिक थैली में फंसा हुआ है। उसका दम घुट रहा है। हवा लगातार कम हो रही है और वो हाँफने लगता था। मंजुला चौधरी नमस्ते। महिमाश्री नमस्ते। रुचिका शर्मा नमस्ते। शैल अग्रवाल वाह दी नमस्ते। हवा लगातार कम हो रही थी और वो हाँफने लगता था। उसे एक पल को नींद नहीं आ रही थी और इधर नितिन फोन पर दूसरी तरफ से उसकी फटी हुई आवाज में बेशुमार गालियां थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज रिसीवर तोड़कर उसके चेहरे समेत बाहर निकल आएगी। उसका गला भींचने लगा और उसके भीतर से सिसकियां फूट गईं। नितिन रो रहा था।
क्या करूँगा मैं यार, क्या करूँगा? पता नहीं वो किससे पूछ रहा था। यह सब कुछ अरुण के लिए दोहरा धक्का था। वह खुद अब बेंच पर था। बेंच यानी नौकरी जाने वाली थी उसकी भी। पिंक स्लिप पकड़ाई जाने वाली थी बस। किश्तों पर जुटाई गई सुविधाओं का पूरा ढांचा धम से बैठ जाने वाला था। अर्पिता के लिए उसके नकारेपन का एक और सबूत आने वाला था। और अरुण, यह उन दोनों के साथ एक साथ कैसे हो रहा है? वह यहाँ बेंगलोर की आईटी कंपनी में और नितिन वहाँ अमेरिका में। क्या आर्थिक मंदी ने सबके पैरों के नीचे से जमीन एक साथ खींच ली है? नितिन कह रहा था, 30 लाख आईटी प्रोफेशनल्स सड़क पर आ गए हैं भाई। अरुण से कुछ भी कहते नहीं बना। उससे सब कुछ कहते बनता कब है? दब्बू है वह, हाँ दब्बू। यह संयोग से शायद कुछ ज़्यादा ही था कि उसका और नितिन का साथ स्कूल में, प्राइमरी स्कूल से ही था। पूरी पढ़ाई एक साथ, और एक साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी। और जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, नितिन अधिक चौकन्ना, अधिक कामयाब, अधिक मुखर होता गया, मगर वो चुप्पा था, अंतर्मुखी, शांत और थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास से खाली भी था। उसे अपनी किसी बात पर अभिमान नहीं था, तेज बुद्धि पर भी नहीं। उसे अपनी पढ़ाई अपनी अतिरिक्त घिसाई लगती थी। अरुण अपने माँ बाप के प्रौढ़ावस्था की संतान था। अजूबा यह भी हुआ कि उसके जन्म के 7 साल बाद अतुल हुआ था, उसका छोटा भाई अतुल। पिता कठोर अध्यापक थे। घर में तमाम बंदिशें थीं, उसके ऊपर उनकी कड़ी निगरानी थी। उसकी किशोरावस्था में यह कड़ाई और बढ़ गई। वे उसकी सुराग लेते रहते, चेहरा पढ़ते रहते और कभी भी कहीं भी टोक देते। कभी कभार वो माँ के साथ टीवी पर फिल्में देखता हुआ मुस्कुरा देता तो पूछ लेते, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? वह निरीह सा वहां से उठकर चला जाता। माँ अपमानित सी कातर हुई पिता को देखती और वे अपनी बेपरवाही जाहिर करते। पिता की नजरें बहुत तीखी थीं, बेधक। वह कहीं से लौटता, वे उसे एकटक घूरते। उनका सांवला चेहरा तपसा जाता, मटमैली सी आंखों से लपटें फूटती। वे थे उसके पिता। उसके लिए हृदयहीन से दिखते। वह जड़ हो जाता था। होता यह था कि शाम की कोचिंग के बाद वे सभी दोस्त झुंड में लौटते और उसके घर के बाद आए मोड़ से अलग हो जाते। परिसर का ये चौराहे जैसा था जिसके दाईं ओर के बड़े फाटक से सब अलग अलग बसी कॉलोनियों में चले जाते थे। यहीं एक तरफ अध्यापकों के घर थे और पीछे वाली सड़क पे हॉस्टल्स थे। वे सब अरुण के घर के सामने साइकिलें रोककर एक पैर धरती पर टिकाए कुछ बातें करते, कुछ ठहाके लगाते। अरुण का होना जरूरी था क्योंकि टेस्ट के टेढ़े सवालों का आसान जवाब उसी के पास था। अरुण उनकी बातचीत के केंद्र में होता। उर्मिला, नमस्ते। नमस्ते उर्मिला जी। अरुण का होना जरूरी था क्योंकि टेस्ट के टेढ़े सवालों का आसान हल उसी के पास था। अरुण उनकी बातचीत के केंद्र में था। अरुण मन ही मन डरा भी होता कि कहीं बाबू घर पर हुए तो, मगर बातों के कई सिलसिले हुआ करते, कुछ दबी छुपी बातें, कुछ मजा लेने वाला भाव। तब अरुण का चेहरा लाल हो जाता। पिता का सिखाया हुआ ब्रह्मचर्य उसकी देह को कस जाता और छिपती हुई कोई लहर चेहरे पर कांपने लगती। पिता की नजर उसी पर पड़ती। वे गुस्सा दबाते से कठिन हुए जाते और सीधे सवाल दाग देते, इतनी देर तक क्या आवारागर्दी चल रही थी? वो हकला उठता। रसोई में जाकर 2-3 गिलास पानी गटक लेता। माँ टोकती, कितनी बार कहा है, साइकिल चलाकर आने पर गरम गरम देह लिए पानी मत पिया करो, गला पकड़ लेगा। फिर ताना मारती। पिता, तुरंत नहीं आए हैं ये, घंटा भर से नीचे ठिठोली कर रहे थे। पता नहीं कोचिंग में भी कुछ पढ़ते हैं या हंसी ठट्टा ही करते हैं। पैसा तो पेड़ पर फल रहा है ना। तब वह बहुत छोटा हुआ सा अनुभव करता। ये बातें उसके दिल को लगती थी। आंखें धुंधली हो आती, गले में कुछ उमड़ आता। तब
नितिन उसकी ऐसी तकलीफों को साझा करता था। मधुरानी नमस्ते, अंजू शर्मा नमस्ते। उन दोनों ने आईआईटी अच्छे रैंक से निकाला था। पिता बहुत खुश हो गए थे। अचानक जैसे उनके सिर से कोई भार उतर गया था। यह उन्हें अपनी साधना का फल लगा था। एक ही संस्थान में नितिन और उसने दाखिला लिया। ब्रांच अलग अलग थी। नितिन कंप्यूटर पढ़ रहा था, उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। पिता चाहते थे कि वह भी कंप्यूटर ले, मगर उसे यह पसंद नहीं आया। पिता ने ज़्यादा जोर नहीं दिया। दोनों एक ही जगह थे तो ज़्यादा सुविधा था। उन्हें रैगिंग नहीं सहनी थी। प्रशांत ने कहा, रैगिंग इतनी भी बुरी नहीं है यार, वो थोड़ा थेथर बना देती है, सही लगता है सब। मगर जो नहीं सह पाते, उसने पूछा था। हाँ, इक्का दुक्का, कहा उसने। वो जानता था कि वह यही इक्का दुक्का वालों में है। और फिर दोनों का देश की बड़ी कंपनियों में चयन हुआ। अचरज में डाल देने वाला पैकेज था। बधाइयों का तांता लग गया। रोमांचित थे दोनों। नितिन चिल्ला रहा था। वह संस्थान के एक एक पेड़ पत्ते को सुना रहा था कि उसकी शानदार नौकरी लग गई है। अपना आवेश, अपनी उत्तेजना छुपाता नहीं था वह। अरुण उसे मुस्कुराता हुआ देखता रहा था। पिता की नरमी देखकर वह खुश था, मगर उसे आश्चर्य भी था। वे माँ की सारी मनौतियाँ एक एक करके पूरी करा रहे थे। उसकी याद में यह पहली बार था कि उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। वह बहुत संकुचित हो उठा था, मगर पिता उसे अपने सीने से चिपकाए खड़े थे। ममता दी नमस्ते। वे उसे अपने सारे सपने बता रहे थे। वह उन्हें याद रखने के लिए सुन रहा था। उसका वेतन पिता के वेतन से कई गुना ज्यादा होने वाला था। उसके और उसके दोस्तों की भारी कीमतें लग चुकी थीं। उनके पैकेज की धूम मच गई थी। तभी उनके दूर के रिश्ते में कुछ का कुछ लगने वाले लोग बहुत महंगी गाड़ियों में आकर उसके मामूली से घर में जम गए थे। उनके साथ अर्पिता के पिता भी थे। उन्होंने रुपयों की एक स्थूल सी गड्डी पिता के हाथ में सरकाई थी। उससे पहले हुआ यह था कि नितिन ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली थी। सिने वाली नमस्ते। अनुराधा नमस्ते। उसके पहले हुआ यह था कि नितिन ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली थी। पिता डर गए थे। अर्पिता के घर से आई मिठाइयों से घर खुशबू से भर उठा था। वह खुशबू सबको बड़ी पसंद थी। सबको सब कुछ पसंद था। वह भी उन सबको पसंद था। उसके पैकेज पे सब अभिभूत थे और उनका विवाह निबट गया। इस तरह वो अपने कठिन ब्रह्मचर्य से निकलकर सीधे दाम्पत्य में गिर गया, मगर किसी ने इसे दुर्घटना की तरह नहीं समझा। अर्पिता के घर वालों के शान में अटने के लिए पिता को काफी मेहनत करनी पड़ी, मगर वे निश्चिंत थे। उन्हें लगता था कि उसका पैकेज तो बढ़ने ही वाला है, घटना तो है नहीं। उनका रिटायरमेंट करीब था, मगर उन्हें कोई चिंता नहीं थी। बेटा कमाने वाला था और दूसरा भी तो उनका बेटा ही था, कोई बेटी तो थी नहीं। अर्पिता क्लास परिवार से थी। वहां सब कुछ उसने अपने क्लास का जुटा लिया। घर, गाड़ी, रहना सहना। उसकी सहायता के लिए 2-2 हेल्पर्स थीं। उन हेल्पर्स तक की क्लास थी। वह उसके अचंभे पर चिढ़ जाती। धीरे धीरे अपने क्लास में उसे कसना चाहती थी। अपने सलीके और नफासत में वह एक घेरा बना रही थी। अरुण के पास इस घेरे में अटने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं था। माँ बाप के करीब रहने का भी वक्त नहीं था। पिता कहते, इतना महंगा फ्लैट लेने की क्या ज़रूरत थी, अभी तो अतुल को पढ़ाना है। जवाब अर्पिता देती। पिता कहते, बैंक में लोन का ब्याज नहीं लगता क्या, क्यों उसमें अपनी गर्दन फंसा रहे हो। तब भी जवाब अर्पिता देती। अब सारे जवाब अर्पिता देने लगी थी और पिता का, माँ का, भाई का भी फोन आना बंद होता गया। अरुण और चुप होता गया। नितिन भी अब चुप होता जा रहा था। बातें करता तो वो बड़ी ऊपरी बातें होती, कभी कभी झल्लाता वो। सामना कर बच्चू, चूहा बनने से काम नहीं चलेगा।
मगर किससे किससे सामना किया जाए। और अब यह पिंक स्लिप यानी नौकरी से छुट्टी, वह जिस दिन दांव पर लगा था, वह दांव अब उसे खेलने वाला था। वह जिस दांव पर लगा था, वह दांव अब उसे खेलने वाला था। यहाँ इस महानगर में चारों तरफ उसी की तरह के तमाम चूहे दौड़ रहे थे और चूहेदानियों के मुंह खुले हुए थे। यह एक बहुत बड़ा जाल है जिससे बचने की गुंजाइश नहीं है। तनी हुई गर्दनें, एक टक स्क्रीन पर टिकी हुई आंखें, सिकुड़ी हुई पेशानी और दिमाग में गड्डमगड्ड होते प्रोजेक्ट्स, दुनिया भर के क्लाइंट्स की उंगलियों पर नाचते मुनाफे, उस मुनाफे का महाजाल ध्वस्त होकर जमीन पर गिरा है अभी अभी। नितिन, सुमेध, फिलिप, एहसान और वह, सबकी छुट्टी हो रही है। एहसान पार्क में बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। वो घर जाकर रोना नहीं चाहता था। अरुण का चेहरा तब सपाट था। उसने उसे रोका नहीं और न खुद उसके पास रुका। सब के सब महंगे तरीके के जीवन की चपेट में आ गए हैं और सब के सब अब कुचले जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं उन्हें कुचलने वाली। सबसे ज़्यादा उसके अपने सादा निरीह घर की याद है, वह घर जो उसके जरिए अपनी गरीबी से उबरना चाहता। वो जरा सी छत जिस पर पेट के बल लेटा हुआ वो पढ़ाई करता था। रात के किसी पहर उसने अपने माथे पर पिता का हाथ महसूस किया था। तब वो सांस रोक लेता था। माँ याद आ रही थी। माँ को वो निश्चिंत मानता था। चाहता था कि माँ दुख के सागर में न डूबे, मगर माँ अब दुख के सागर में थी। क्या होगा अब? वो थोड़ा और दुख में डूब जाएगी। पिछले 1 महीने से वो बेंच पर है। अपनी प्रोफाइल के साथ वो जॉब की साइट्स पर जाता है। आंखें धुंधली हो जाती हैं, सिर चकराता है, वो डरा हुआ है। कंपनी ने उसे इतनी प्रशंसाएं पकड़ाई हैं, विश्वास नहीं होता कि वह बाहर कर दिया जाएगा। उसने नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। नमस्ते दीदी, नमस्ते सूर्यबाला दी, किरण सिंह नमस्ते। उसने नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। और उस रात जब नितिन अमेरिका से हिंदुस्तान के लिए फ्लाइट में था, तब वह भी इस कामयाब शहर के चमकते हुए फ्लाईओवर पर था। आधा रास्ता बीत चुका था जब उसने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया था। वो चाहता था कि माँ ही फ़ोन पर आए। आश्चर्य, फ़ोन माँ ने ही उठाया। अरुण बोल रहा हूँ अम्मा, कहा उसने। कहो बाबू, कैसे याद आ गई महतारी की? माँ तंज कर रही थी। वो दुखी थी। वो जानबूझकर बेगानापन दिखा रही थी। बेटी के कलेजे को छलनी करने वाले उलाहनों की कमी नहीं थी उसके पास। वो सुनता रहा। उसने पूछा, बाबू कहाँ हैं? दमा उखड़ा हुआ है बाबू का, लेटे हैं दवाई लेके। आधी रात हो रही है बाबू। मालूम नहीं है क्या तुमको? जाड़े के दिनों में दिन ढलते ही अम्मा की आधी रात हो जाती थी। अरुण को याद था ये। जो कहीं बत्ती जलने पर घर लौटे तो उनकी खैर नहीं होती थी। ये सारी गर्माहट महसूस कर रहा था अरुण। और अतुल, भाई को पूछा उसने। सोए रहे हैं और क्या, इतनी रात गए, क्या रामायण पढ़ी है? माँ धिक्कार रही थी उसे, कोस रही थी। यह सब माँ ने बाद में सबको रो रो कर बताया। उस फ्लाईओवर के किनारे खड़ी कार में अपने आधे शरीर से बाहर झूल आए उस नवयुवक ने अपने हाथ की नसें काट ली थीं। वह जिंदा नहीं था। उसके फोन पर डायल हुए नंबर को, आखिरी नंबर को मिलाया गया तो यह उसकी माँ का नंबर था। उसकी माँ को इस दुर्घटना के बारे में बताया गया। पिता ढह गए थे। सूनी आंखों से आकाश देख रहे थे एकटक। घर में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। अतुल जल्दी से जल्दी बेंगलोर पहुंचने के लिए टिकट्स देख रहा था। देखने वालों ने देखा था कि अपने ही रक्त के कुंड में डूबा हुआ था अरुण।
दिल्ली उतरते ही नितिन ने अरुण को फ़ोन लगाया था, मगर घंटी बजती ही रह गई थी। ये कहानी थी गुलाबी पर्ची, और कहने को तो कहानी थी,